विजेता का संदर्भ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल रामानुजी के लेटेस्ट एपिसोड जो है रिटायर यंग रिटायर रिच का नेक्स्ट वर्जन, और ये होने वाला है पुस्तक पार्ट 31। पुस्तक में आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और इस पुस्तक का भी प्लेलिस्ट तैयार है। पीछे के जितने सारे पार्ट्स हैं वो प्लेलिस्ट रिटायर यंग रिटायर रिच में अवेलेबल हैं। तो यहाँ तक अभी पहुँचने से पहले प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट वाइज पुस्तक को अवलोकन कीजिए और तब इस वीडियो भी सेशन में आगे का आनंद लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विजेता का संदर्भ। विजेता के संदर्भ वाला व्यक्ति वह सवाल पूछेगा, मैं हारने के बाद भी किस तरह जीत सकता हूँ? क्या होगा अगर XYZ का भाव $40 से नीचे चला जाए? मैं तब कैसे जीत सकता हूँ? यह विजेता का संदर्भ है। विजेता जानते हैं कि वे हारने के बाद भी जीत सकते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका दिमाग खुला रहता है, भले ही कहे जाने वाली बात उनके संदर्भ के परे हो। दूसरे शब्दों में विजेता खुला दिमाग रख सकता है, भले ही जो वह सुन रहा हो उससे उसे डर लग रहा हो या वह उसके लिए बिल्कुल नई बात हो। जैसा मीर डैडी हमेशा कहा करते थे, पराजित व्यक्ति का दिमाग विजेता के दिमाग से ज़्यादा तेजी से बंद होता है। इस पुस्तक में पहले मैंने बाहर निकलने की रणनीति के महत्व के बारे में लिखा था। विजेता हमेशा विजेता के रूप में बाहर निकलने की रणनीति के लिए प्रयास करता है, भले ही उसे नुकसान हो रहा हो। निकेड पुट ऑप्शन के उदाहरण में इसका प्रयोग करके देख लेते हैं। इस सौदे को रोकने से पहले ही मैंने बाहर निकलने की रणनीति बना दी जिससे मैं जीत सकता था, भले ही स्थितियां मेरी आशा के अनुरूप नहीं होती। एक बार फिर संदर्भ सामग्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। शेयर बाजार हो, रियल एस्टेट हो या बिजनेस हो, विजेता संदर्भ ही विजेताओं की जीतने की अनुमति देता है, भले ही वे हार रहे हों। इस उदाहरण में विजेता को बाहर निकलने की रणनीति विजेता के संदर्भ का हिस्सा है। पराजित व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जोखिम या नुकसान को देखता है और कभी जीतने की संभावना को नहीं देखता है, भले ही वह हार गया। पराजित व्यक्ति सिर्फ तभी जोखिम लेता है जब उसे गारंटी दे दी जाए, गारंटी हो किसी चीज़ की कि उसके हिसाब से होंगे। इसलिए इतने सारे लोग गारंटी वाली तनख्वाह और गारंटी वाले लाभ चाहते हैं। वे संभावनाओं के बजाय गारंटी चाहते हैं। और दोस्तों, इसी गारंटी के चक्कर में साधारण और एवरेज लोग गारंटी और मामूली बन के रह जाते हैं। आज जिस तरीके के समाज में हम लोगों की परिभाषाएं सेट है और राजनीतिक लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या सरकारी नौकरी क्या गारंटी देता है आपके जीवन भर नौकरी करने का? वो तो जीवन भर नौकरी का गारंटी दे देगा, लेकिन आपको जीवन भर आपके जो संदर्भ है उसको बढ़ाएगा नहीं। तो यही चीज़ गारंटी वाले लोग हमेशा एवरेज रह जाते हैं। जहाँ रिस्क नहीं है वहाँ पे आप बेहतरीन बनने की आपकी संभावनाओं की कोई गारंटी नहीं है। वे संभावनाएं के बजाय गारंटी चाहते हैं। विजेता अवसरों की तलाश करता है क्योंकि वह जानता है, क्या जानता है कि अगर चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होगी तब भी वह जीत जाएगा। वह सिर्फ आशावादी होने वाली बात नहीं है। जैसा मीर डैडी ने कहा था, बहुत से लोग सकारात्मक विचार सोचते हैं लेकिन वे उन विचारों को पराजित व्यक्ति के संदर्भ में सोचते हैं। विजेता संदर्भ होने का मतलब यह जानना है कि आप हारने के बाद भी जीत जाएंगे। हारने के बाद कैसे जीते हैं? हाउ विन आफ्टर लूज। जिस दिन मैंने टॉम को फ़ोन किया, मैं अपना होमवर्क कर चुका था, जिसमें 1 मिनट से भी कम समय लगा। वह ऑर्डर देने से पहले मैं यह जानता था बाजार का रुझान नीचे की तरफ था। XYZ का भाव हाल ही में बुरी तरह नीचे आ चुका था। यह $6500 से
$20 घटकर $45 तक आ गया था। जिन निवेशकों के पास यह शेयर था वे काफ़ी घबरा रहे थे। मैं जानता था कि XYZ अच्छी कंपनी है, इसकी आमदनी और डिविडेंड अच्छे हैं, इसका मैनेजमेंट अच्छा है। मैं जानता था कि XYZ अच्छी कंपनी है, इसकी आमदनी और डिविडेंड अच्छे हैं, इसका मैनेजमेंट अच्छा है और यह अच्छी और बुरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं में अच्छा प्रदर्शन करेगी। यह कंपनी निवेशकों में लोकप्रिय थी, जिसका मतलब था इसमें बहुत से निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई थी। यह एक ऐसी कंपनी थी जिसके शेयर मैं खरीदना चाहता था और रोक कर रखना चाहता था, बशर्ते कीमत सही हो। 6 जो है मेरे पास ब्याज वाले अकाउंट में $1 लाख पड़े थे, जिससे मैं शेयर खरीद सकता था। टॉम को तो बस उस पैसे को ट्रांसफ़र करना था और उसके पास ऐसा करने की अथॉरिटी थी। अगर शेयर का भाव घटकर $35 हो जाता तो मैं बहुत खुश होता, भले ही मुझे अपने पुट ऑप्शंस अनुबंध को पूरा करने के लिए $40,000 देने पड़ते। क्यों? एक बार फिर जवाब है मेरी बाहर निकलने की रणनीति। मान ले मुझे 1000 शेयरों के लिए $40,000 देने पड़े। शेयर का मेरा असली भाव क्या है? जवाब है 35,000, क्योंकि उस ऑप्शंस के लिए $5,000 तो पहले ही मुझे मिल चुके हैं। तो अगर भाव मेरे पुट ऑप्शंस के भाव से $40 प्रति शेयर नीचे गिर जाता है तो मैं सिर्फ $35 प्रति शेयर देता, जो उस शेयर का बहुत अच्छा भाव होता, और उस स्थिति में मैं उस शेयर का मालिक बनना चाहता। अगला कदम यह हो सकता है कि मैं जिन 1000 शेयर का स्वामी हूँ उसके तत्काल 10 कवर्ड कॉल ऑप्शंस, हर कॉल ऑप्शंस के 100 शेयर होते हैं, $5 प्रति शेयर के भाव पर बेचा जाता है। यह कवर्ड इस कारण है क्योंकि इस बारे में सचमुच उन शेयर्स का स्वामी हूँ जिनके लिए ऑप्शंस बेच रहा हूँ। मैंने पुट ऑप्शंस में निकेट शब्द का प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि मैं उन शेयर्स का मालिक नहीं था। एक बार फिर ज़्यादातर लोग यही कहेंगे, मैं चीज़ आपके पास नहीं है, यानी जो चीज़ आपके पास नहीं है उसे बेचना बहुत खतरनाक है, वेरी डेंजरस, और यह वाकई खतरनाक है। अगर आपके पास सही संदर्भ और सामग्री न हो, कवर्ड कॉल क्यों बेचे? जवाब है पैसे का वेग, एक ऐसी शब्दावली जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। मान ले कवर्ड कॉल बेचकर मैं तेजी के भाव से पढ़ने की स्थिति में $40 के भाव पर बेचने के लिए सहमत होता हूँ। जो व्यक्ति चढ़ते बाजार को चूकने से डरता है वह ऑप्शंस के लिए पैसे देगा। मान ले अगर शेयर का भाव बढ़कर $50 हो जाता है तो मुझे अपने 1000 शेयर $40,000 में बेचने की बाध्यता होगी। इस मामले में मुझे अपना सारा पैसा वापस मिल जाएगा, साथ ही वह पैसा भी जो मुझे ऑप्शन से मिला था। तो इस तरह हारने के बाद भी मैं जीत जाता। अगर शेयर का भाव ऊपर नहीं जाता तब भी मेरे पास कुछ पैसा होता। इस मामले में कॉल ऑप्शंस के $5,000 भले ही शेयर का भाव वही रहता। औसत निवेशक उस शेयर में नुकसान की स्थिति में रहता और वित्तीय सलाहकार बात सुन रहा होता, यानी वित्तीय सलाहकार की बात को सुन रहा होता। लंबे समय के लिए निवेश करो, कीप पेशेंस, यानी धैर्य रखो। शेयर बाजार पिछले 40 सालों में औसत ऊपर गया है, इसलिए शांत रहो, इंतजार करो, यह खरीदो, रोक रखो और प्रार्थना करो कि मानसिकता है जो ज़्यादातर निवेशकों और कई निवेश सलाहकारों की होती है। कवर्ड कॉल ऑप्शंस बेचकर मैं अपनी जेब में $5,000 और रख सकता था। एक बार फिर अपने शेयर्स के असली भाव को घटाकर $30 प्रति शेयर कर सकता था, जिससे मैं भी खुश हो जाता क्योंकि वे वैसे भी उस शेयर को खरीदना चाहता था। जिस शेयर को मैं खरीदना चाहता था उसके लिए $40,000 देने के बजाय पुट और कॉल ऑप्शन बेचने के कारण मैं दरअसल $30,000 चुका रहा था। हालांकि इस उदाहरण में बाजार भाव $35,000 होता। यह दूसरे हाथ से खाना सीखने की तरह है। क्या दूसरे हाथ से खाना सीखने की तरह है दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं, और आगे बढ़ो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। एक बार फिर अगर आप
इसे पूरी तरह न समझें तो चिंता न करें, डोंट वरी। यह सिद्धांत सरल है और इसे समझना भी मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप इस विषय का अध्ययन करने में थोड़ा समय लगाएं, अपने समय का इन्वेस्टमेंट इसमें करें, इस चीज़ों को समझने का प्रयत्न करें। दूसरे साइट पे जाएं, यूट्यूब का वीडियो देखें, पुट ऑप्शंस है उसको समझने तो समझिए। यह काफ़ी हद तक बाएं हाथ से खाने सीखने जैसा है। अगर आपने जिंदगी भर दाएं हाथ से खाया हो, यह सिद्धांत सरल है और जब आप इसे करना सीख लेते हैं तब इसे करना और भी सरल है। कई बार तो अलग तरीके से सोचना और काम करना ही मुश्किल होता है, जो हर व्यक्ति कर सकता है। मुझे तो संपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए ऑप्शंस खरीदने में समझदारी लगती है और कैश फ्लो के लिए ऑप्शंस बेचना मज़ेदार लगता है। मैं पैसे के बारे में चिंता नहीं करता हूँ। इसका एक कारण यह है कि मैं जानता हूँ कि मैं बाजार में जाकर चंद मिनटों में उससे ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ जितना कमाने में ज़्यादातर लोगों को महीनों लगेंगे, और इसमें मैं टैक्स भी कम चुकाता हूँ। हर व्यक्ति वह कर सकता है जो मैं करता हूँ, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ तभी जब वो अपने संदर्भ का विस्तार करने और अपनी वित्तीय सामग्री को बढ़ाने में समय लगाए। तो हर व्यक्ति क्या कर सकता है, नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं। लाइब्रेरी से ऑप्शंस ट्रेडिंग पर कोई पुस्तक लें, यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों, लाइब्रेरी के बारे में बताया है, लाइब्रेरी से ऑप्शंस ट्रेडिंग पर, और आप यूट्यूब पे जाएंगे तो ऑप्शंस ट्रेडिंग पर हजारों वीडियो मिल जाएंगे। अपने पसंद से समझे पहले ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उस चीज़ों को विस्तार से समझने के लिए मुझे भी कमेंट कर सकते हैं। मुझे भी इतना जानकारी है कि आप लोगों को आसान भाषा में ऑप्शंस क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, पुट ऑप्शंस क्या होता है, ये सब चीज़ों को समझा सकता हूँ। शेयर से रिलेटेड छोटी मोटी जानकारी तो मैं आपको दे सकता हूँ। आप लोगों को सामने वीडियो लाते लाते कितना समझ में आ गया है मुझे, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हैं। लेकिन अपने मेरा कहने का मतलब कहीं से जाइए, पैसे लगाने से अच्छा है फ्री में भी जब कंटेंट मिल रहा है और आपको ऐसा चीज़, तो उसका ज़रूर उपयोग कीजिए। मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अपनी समझ से, अपने रिसर्च से इस चीज़ों को समझने के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। कैसे किस तरीके के वीडियो समझना है, आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ों को समझना है, जो तो ट्रेडिंग को समझने में किस एफर्ट का प्रयत्न को होगा, उस चीज़ को समझने के लिए मैं ऑटोमेटिक मिलेनियर और मिलेनियर फास्ट लेन, तो पुस्तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया, पुस्तक के प्लेलिस्ट में नहीं होगा तो वीडियो में जाइए, मिलेनियर फास्ट लेन देखिए, उसमें भी इस चीज़ों को समझाया है कि किस तरीके से आप अपने ऑप्शंस को इस्तेमाल करके एक कम समय में मिलेनियर बन सकते हैं। पहले शब्दों की परिभाषाएं सीखें और फिर ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए पढ़ें। समझना, पहले शब्दों की क्या करें, परिभाषाएं सीखें। दोस्तों इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले शब्दों की परिभाषाएं सीखें और फिर ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए पढ़ें, यानी कि टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ें, समझिए। जब तक नहीं समझ में आ रहा, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, दूसरे तरीके से समझिए। किसी दोस्त जो है उसे फ़ोन लगाइए, नहीं तो मेरे को कमेंट कीजिए, मेरे से समझिए, डिस्कस कीजिए। और मेरा कम्युनिटी गाइडलाइन आ गया, उस पर भी मैं अपना टॉपिक डालता रहूँगा, आप उससे जुड़िए। तो ऐसे क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जब आपका इंटरेस्ट आने लगा ना, बस यही एक चीज़ है, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट आता है स्टिक टू टिवनेस। आप लग रही बोर होते कोई बात नहीं, मुझे जानना है। तो चलिए देखते हैं, बुक स्टोर से कोई पुस्तक खरीदें या ऑनलाइन ऑर्डर दें। मेरी सलाह है आप खरीदने से पहले इसे अपने आंखों से देख ले, क्योंकि आपको सरल पुस्तक से शुरुआत करनी चाहिए। ऑप्शंस ट्रेडिंग पर होने वाले सेमिनार में जाएं। देखिए बोल रहे हैं ना, ऑप्शंस ट्रेडिंग पर होने वाले सेमिनार में जाएं। ऐसे कई सेमिनार होते रहते हैं। कोई स्टॉक ब्रोकर खोजे जो आपको यह प्रक्रिया सिखाए और मार्गदर्शन दे। कम से कम 12 बार कैश फ्लो खेलें। हाँ दोस्तों, कैश फ्लो एक गेम है। आप कैश फ्लो के लिए भारतीय रुपये में 80 रुपये देकर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं भेज दूंगा आपको लिंक, ताकि आप फंडामेंटल निवेशक की मानसिकता सीख लें। जब आप कैश फ्लो 101 में महारत हासिल कर लें तो आप कैश फ्लो 202 पर पहुँचे सकते हैं। यह गेम सिखाता है कि कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, शॉर्ट्स और
स्टैंडर्ड्स का प्रयोग कैसे करना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कैश फ्लो 202 आपको बाजार के बदले रुझानों के अनुसार कई दिशाओं में सोचना सिखाता है। मुझे यकीन है कैश फ्लो 202 का सबसे सशक्त पहलू यह है कि यह सीखने का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तरीका है। एक बहुआयामी विषय, दूसरे शब्दों में यह खेल आपको कई दिशाओं में सोचना सिखाता है। ज़्यादातर निवेशक इसलिए नुकसान उठाते हैं क्योंकि उन्हें घर, स्कूल और ऑफिस में सिर्फ एक ही दिशा में सोचने का प्रशिक्षण मिला है। परिष्कृत निवेशक को यह सोचने की जरूरत होती है कि ऊपर के रुझान वाले बाजार, नीचे के रुझान वाले बाजार और झूलते रुझान वाले बाजार में पैसे कैसे बनाया जाए। कैश फ्लो 202 आपको इस तरह से सोचना सिखाता है। They teach you to think differently। इसे खेलने में मजा आता है और आप असली पैसे के बजाय नकली पैसे का इस्तेमाल करके सीखते हैं। क्या निवेशक खतरनाक है? एज इन्वेस्टर डेंजरस। तो क्या निवेश करना खतरनाक है और क्या निवेश खतरनाक है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। मेरी राय में अज्ञानी होना खतरनाक है। और दोस्तों, मेरी राय में अज्ञानी होना खतरनाक, मेरे राय में तो जीवन में अज्ञानी होना खतरनाक है। केवल बिजनेस में नहीं, केवल वित्तीय शिक्षा में नहीं। अगर आप अज्ञान हैं तो सब कोई आपका शोषण आसानी से कर सकता है। अथर्ववेद कहता है कि ना एक में शत्रु अज्ञान तुल्य पुरुषस्य राजन। हे राजन, पुरुष का कोई शत्रु नहीं, एक ही शत्रु है और वो है अज्ञान। और दूसरे श्लोक में कहा है कि नास्ति ज्ञानी समः बंधु। ज्ञानी के समान कोई मित्र और बंधु नहीं होता। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में ज्ञान अर्जन कीजिए और ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण भी पार्थ अर्जुन को यही सिखाते हैं कि जो ज्ञान को समझ गया ना पार्थ, जो ज्ञान को समझ गया वो उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होता है, वो जन्म नहीं लेता है। और आप कितना भी बड़े योगी बन जाए, ऋषि बन जाए, जब तक ज्ञान के छोटे छोटे तत्वों को नहीं समझे तब तक आपका उद्धार नहीं है जीवन में और जन्म में। तो यही बोल रहे हैं रॉबर्ट, ये विदेशी राइटर है लेकिन इनको समझ में आता है। ये तो फाइनेंशियल टर्म में देखते हुए बोलते हैं कि अज्ञानी होना खतरनाक है। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो नुकसान से अपनी संपत्तियों का बीमा कराना सीखना बुनियादी बात है। यह तो औसत निवेशक होता है जो अध्ययन नहीं करता है और उसके बजाय कहता है कि निवेश खतरनाक है। सबसे बड़ा जोखिम यही है, जैसा मैंने कहा था। दुनिया के इतिहास में पहले कभी इतने सारे लोग ने अपनी आर्थिक भविष्य और वित्तीय सुरक्षा को शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर दांव नहीं लगाया था। यह खतरनाक सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये निवेशक इसके खतरों के बारे में जानने के बावजूद उससे बचने के लिए कुछ नहीं करते हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी ने कहा था, आई क्वाड्रेंट निवेशक एन इन्वेस्टर कहा है अज्ञान, इग्नोरेंस। उन्होंने यह भी कहा था निवेश अपने आप में खतरनाक नहीं है, लेकिन वित्तीय रूप से अज्ञानी होना और वित्तीय रूप से अज्ञानी सलाहकारों से सलाह लेना बहुत खतरनाक है। यह न सिर्फ खतरनाक है बल्कि महंगा भी है। यह केवल पैसों की दृष्टि से नहीं बल्कि समय के संदर्भ में भी महंगा है। और दोस्तों, एक निवेदन मैं और करूंगा कि ये सब टेक्निकल टर्म आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसा है, वेब सीरीज है इन्वेस्टमेंट पर, पुट ऑप्शंस पे, मनी मार्केट पे, कैपिटल मार्केट पे, आप उसको जरूर देखिए। वो आपके समझ को और आपके इंटरेस्ट को बढ़ाएगा एक इंटरटेनिंग वे में। तो वो है स्कैम 1992। आप उस वेब सीरीज को जरूर देखिए और फिर पुस्तक को समझिए, तो आपका समझ जो है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। यह न सिर्फ खतरनाक है बल्कि महंगा भी है। यह केवल पैसे की दृष्टि से ही नहीं बल्कि समय के संदर्भ में भी महंगा है। लाखों करोड़ों लोग वित्तीय ज्ञान के कारण वित्तीय स्वतंत्रता चाहने के बजाय जिंदगी भर नौकरी की सुरक्षा से चिपके रहते हैं। वित्तीय ज्ञान के कारण कई लोग प्रचुरता से उपलब्ध धन की समृद्धि चाहने के बजाय छोटी तनख्वाह से चिपकते रहते हैं। वित्तीय ज्ञान के कारण
लोग अपने पैसा रिटायरमेंट अकाउंट में रखते हैं और फिर इस बात की चिंता करते हैं कि क्या यह जरूरत के वक्त वहाँ होगा। वित्तीय ज्ञान के कारण लाखों लोग अपना अधिकांश समय ऑफिस में बिताते हैं। अमीरों को ज़्यादा अमीर बनाते हैं जबकि वे अपने प्रियजनों के जीवन को समृद्ध बनाने में अपना समय नहीं लगाते हैं। नहीं, मैं यह नहीं कहता हूँ कि निवेश खतरनाक है, निवेश नहीं खतरनाक है, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूँ कि वित्तीय दृष्टि से अज्ञानी होना खतरनाक है और महंगा भी है। और सेम चीज़ यही दोस्तों जीवन पे लगता है। आपको लगता है कि आसान है, ऐसे आसान है, नहीं है। आपके पास जितना ज्ञान की कमी है और ज्ञानी का दृष्टिकोण आज के जो समय में हमारे परिभाषाओं में तय किया गया है, जो मूर्ख राजनीतिक लोगों द्वारा अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए जो ज्ञान का आज परिभाषा सेट किया गया, उसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। ज्ञान क्या है, इसको अपने कल्चर, अपने संस्कार में समझिए। बी क्वाड्रेंट बिजनेस का लिवरेज, अध्याय 18, दुनिया का सबसे अमीर खेल। बी क्वाड्रेंट के उद्यमी दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित सेल्फ मेड लोग हैं। ये लोग फिल्मी सितारों, स्पोर्ट्स स्टार्स और ऊंची आमदनी वाले प्रोफेशनल से ज़्यादा अमीर होते हैं। जब मैंने वियतनाम से लौटने के बाद अपने गरीब डैडी का अनुसरण किया, सॉरी दोस्तों, गरीब डैडी का अनुसरण न करने का फैसला किया, तो मेरे अमीर डैडी की सलाह थी कि मैं बिजनेस बनाना सीखूं। क्या करूं? बिजनेस बनाना सीखूं, मैं बिजनेस बनाऊं। उन्होंने कहा था बी क्वाड्रेंट के लोग दुनिया में सबसे अमीर होते हैं। इसका कारण यह है कि इस क्वाड्रेंट में सफल होना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सफल हो जाते हैं तो प्रचुरता के बांध खुल जाते हैं और आपकी जिंदगी में दौलत की बाढ़ आ जाती है। अगर आप बी क्वाड्रेंट का बिजनेस बना सकते हैं तो आप दुनिया का सबसे अमीर खेल खेल रहे हैं। इतिहास पर नजर डालकर देखें, बिल गेट्स, माइकल डेल, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, टेड टर्नर, जॉन डी रॉकफेलर जैसे लोग मशहूर बी क्वाड्रेंट की सूची के शिखर पर हैं। और भी कई हैं जो इतने मशहूर नहीं हैं। वे सभी वित्तीय दिग्गज इसलिए बने क्योंकि उन्होंने एक भीमकाय संपत्ति बना ली है। और दोस्तों, ये जो जितने सारे कैरेक्टर्स का नाम मैंने अभी पढ़कर आपको सुनाया, हेनरी फोर्ड, टेड टर्नर, जॉन डी रॉकफेलर, थॉमस एडिसन, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, अकूत दौलत का मालिक बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो रीड बायोग्राफी। और उसी बायोग्राफी पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, वॉरेन बफेट, जो इन्वेस्टमेंट के महागुरु कहे जाते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ वॉरेन बफेट। और मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको बायोग्राफी पढ़नी है तो इनमें महापुरुषों में से किसकी मैं बनाऊं, क्योंकि ये पुस्तक जल्द ही समाप्त होने वाला है और मैं चाहता हूं कि अब अपने रिसर्च के हिसाब से नहीं, आप लोगों की इच्छा के हिसाब से, क्योंकि एट लास्ट मेरा उद्देश्य यही है कि मैं किस तरीके से अपने सब्सक्राइबर्स को और अपने दोस्त जो हमसे जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, उनकी सेवा करूं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहें और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करते रहें ताकि मेरा जो सपोर्ट है वो हो सके। उन्होंने सबसे बड़े लिवरेज का इस्तेमाल किया, लाखों लोगों की सेवा करने वाला बिजनेस बनाने का लिवरेज। यह कहा गया है कि अपने खुद के बिजनेस में किया गया निवेश आपको सबसे अच्छा निवेश होता है। यानी कि यह कहा गया है, क्या कहा गया है, कि अपने खुद के बिजनेस में किया गया निवेश आपका सबसे अच्छा निवेश होता है, क्योंकि आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं, आप उसके बारीकियों को समझते हैं, आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवहार को समझते हैं, और जिस पे जितना आपका नियंत्रण है, और नियंत्रण कहाँ से आएगा, ज्ञान से। नियंत्रण कहाँ से आएगा, जानकारी से। और जानकारी को प्रोसेस जब आप नॉलेज में करते हैं और उस नॉलेज का इस्तेमाल उस बिजनेस में करते हैं, तो दोस्तों आपसे ज़्यादा उसके दिस दैट को कोई समझता नहीं है। तो यही बात यहाँ पे पुस्तक के माध्यम से रॉबर्ट बताने चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं, कि अपने खुद के बिजनेस में किया गया निवेश आपका सबसे अच्छा निवेश होता है। यहाँ आपको सीखने का मिलता है कि कहाँ मिस्टेक किए, कितना का मिस्टेक किए। अगर आपका औकात 100 रुपया का है तो 100 रुपया में 20 रुपया अगर मिस्टेक आप कर दिए तो आप संभले रहेंगे। तो ये बिजनेस जो है आपको सिखाता है, आपको महान बनाता है। और मैं इस बात से सहमत हूँ, आपके निवेश पर होने वाला
लाभ सामान्य निवेश गणना के परे होता है, बशर्ते आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो। सिर्फ कुछ सैकड़ा डॉलर बिलियनों डॉलर में बदल सकते हैं। यह भी संभव है कि इससे आप न सिर्फ खुद को बल्कि अपने दोस्तों, परिवारजनों, बिजनेस सहयोगियों, कर्मचारियों और निवेशकों को इतना अमीर बना देंगे जितने कि उन्होंने सपनों में भी कल्पना नहीं की हो। इसलिए इसे दुनिया का सबसे अमीर खेल कहा जाता है। यह भी संभव है दोस्तों। ये सब चीज़ ना अनमोल विचार रॉबर्ट इस पुस्तक के माध्यम से दिया है। हम तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो चीज़ आपको अच्छा लगता है उसको अंडरलाइन करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने जीवन में उतारते रहिए, उसको पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। हो सकता है आप भूल जाएं। हमको बताने में देखिए, मैं इस पुस्तक को कम से कम 10 बार पढ़ा हूँ। 10 बार पढ़ने के बाद आप लोगों के लिए इसका वीडियो बना रहा हूँ और मैं खुद इसको सुनता हूँ। जब मेरा मन नहीं लगता है तो मैं अपने कान में डालकर इस पुस्तक कंटेंट को सुनता रहता हूँ। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप भी इस वीडियो को बार बार देखें। ये बिजनेस का भगवत गीता है। जितना बार समझेंगे इसमें आपको नई चीज़ मिलने लगेगा और आपको उतना ही इंटरेस्ट आएगा। तो ये बोल रहे हैं, देखिए यह भी संभव है कि इससे आप न सिर्फ खुद को बल्कि अपने दोस्तों, परिवारजनों, बिजनेस सहयोगियों, कर्मचारियों और निवेशकों को इतना अमीर बना देंगे। और दोस्तों इससे अच्छी बात क्या है कि आप तो खुद अमीर बन रहे हैं और अपने जाने माने अपने आसपास के जो लोग हैं, आपका जो सर्कल है, उसको अमीर बना रहे हैं। ये ज़िंदगी का सबसे सुहावना और सबसे सुंदर एहसास होगा अमीर बनने का। और अगर खेल कर रहे हैं तो खेल भी होगा जो आनंद देगा, आपके ज़िंदगी की उम्र को और बढ़ा देगा। और अपने आसपास जब आपके लोग आपके माध्यम से अमीर बनते हुए खुद को देखेंगे तो आपका रिक्वेस्ट, आपका रिस्पेक्ट और आपका सम्मान कितना बढ़ेगा दोस्तों, मैं इसके कल्पना करने के लिए शब्द में नहीं बयान कर सकता हूँ। जितने की उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की हो। इसलिए इसे दुनिया का सबसे अमीर खेल कहा गया है। और मेरे हिसाब से इसे दुनिया का सबसे सुखद सरप्राइज वाला खेल, सुखद एहसास वाला खेल कहा गया है। जब मैं ज़्यादा छोटा था तो अमीर डैडी मुझे लगातार याद दिलाते थे कि संपत्तियों को 3 मूलभूत श्रेणियां होती है। पहला क्या होता है, रियल एस्टेट, दूसरा होता है पेपर एसेट्स और तीसरा होता है बिजनेस। हालांकि मैंने पेपर एसेट्स और रियल एस्टेट में हाथ डाला था, लेकिन अमीर डैडी ने मुझे बिजनेस बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने कहा, इस सबसे मुश्किल काम सबसे पहले शुरू करोगे तो बाकी का काम अपने आप आसान हो जाएगा। यानी सबसे मुश्किल काम सबसे पहले शुरू करोगे। ये भी अपने दिमाग का हमारा तो मूल मंत्र है दोस्तों। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले शुरू करोगे तो बाकी का काम आसान हो जाएगा। आज मैं उनसे सहमत हूँ। बाहर निकलने की रणनीति, इस पुस्तक में मैंने बाहर निकलने की रणनीति के बारे में लिखा है। वे हैं गरीब, रिटायर होने के बाद प्रतिवर्ष $25,000 या इससे कम, मध्यम वर्गीय प्रतिवर्ष $25,000 या $1 लाख तक, धनवान प्रतिवर्ष $1 लाख या $10 लाख तक, अमीर प्रतिवर्ष $10 लाख या उससे ज़्यादा, और बेहद अमीर जिसको कहते हैं अल्ट्रा रिच, प्रति माह $10 लाख या उससे ज़्यादा। अब जब यह पुस्तक समाप्ति की ओर बढ़ रही है तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी व्यक्तिगत निर्गम रणनीति पर थोड़ा ध्यान दें। अपने विकल्प पर विचार करते समय अपनी मानसिकता या संदर्भ पर भी ध्यान दें। क्या आपका मस्तिष्क कह रहा है मैं ऐसा नहीं कर सकता, या यह बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होगा, या मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, या संदर्भ को परिभाषित करने वाले ऐसी ही अन्य व्यक्तिगत वास्तविकता। जब मेरे अमीर डैडी ने मेरे साथ मेरे व्यक्तिगत निर्गम रणनीति पर काम किया तो मुझे अपने सीमित संदर्भ द्वारा उत्पन्न शंकाओं और सीमाओं से गुजरना पड़ा। कुछ महीने की बातचीत के बाद मैं जान गया कि मेरी सफलता की सबसे अच्छी संभावना वे क्वाड्रेंट में थी। मेरी राय में अपने निर्गम स्तर का चुनाव करने से पहले आपको अपनी व्यक्तिगत शक्तियों और कमजोरियों का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको इस बात पर भी गौर कर लेना चाहिए दोस्तों कि आपके लिए किस क्वाड्रेंट में काम करने में और काम करके जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने की सबसे अच्छी संभावना है। हाल ही में मेरी निवेश कक्षा में किसी ने कहा, ओपरा विनफ्रे इस क्वाड्रेंट में होने के बावजूद मनोरंजन के क्षेत्र में दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई है। मैं सबसे पूछा कि ऐसा क्यों है।
उसका जवाब था क्योंकि वह सेल्फ एम्प्लॉयड है। और दोस्तों, ओप्रा विनफ्रे एक सामान्य घर से आने वाली लड़की टीवी की दुनिया में, टीवी जगत में एक विश्वव्यापी नाम कर गई। इसके बारे में भी जरूर पढ़िए। और मैं विचार कर रहा हूँ इसके पुस्तक को, जो पूरी के पूरी अंग्रेजी में है, आप लोगों के लिए अपने टीम के माध्यम से इस पर मैं काम कर रहा हूँ और इसको हिंदी में इसका सारांश निकालकर, इस पुस्तक के पूरे निचोड़ निकालकर आप लोगों को प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपको भी अच्छा लगेगा कि नहीं, कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आप लोगों का कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो मैं ओप्रा विनफ्रे के बायोग्राफी पर जरूर पुस्तक बनाऊंगा और फुल वीडियो बुक बनाऊंगा। उसके लिए मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े, मैं मेहनत से नहीं भागता। बस आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि वे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर वे काम करना बंद कर दें तो उनकी आमदनी खत्म हो जाएगी। मैंने पूछा, आप ऐसा कैसे जानते हैं? फिर मैंने उनसे पूछा कि हार्पो प्रोडक्शंस क्या है, उसे मालूम नहीं था। मेरा जवाब था हार्पो प्रोडक्शंस, जो ओप्रा के नाम से उल्टा लिखने से बना। दरअसल ओप्रा की कंपनी है। ओप्रा की बिजनेस बी क्वाड्रेंट का बिजनेस है। यह बिजनेस अन्य लोग चलाते हैं और अन्य क्षेत्रों में निवेश करते हैं। वे एस क्वाड्रेंट के स्टार हैं, लेकिन उनका संदर्भ बी क्वाड्रेंट का है। यह सब बताने का मतलब यह है कि आपके क्वाड्रेंट का आपके प्रोफेशन से बहुत कम संबंध होता है। माइकल जॉर्डन भले ही शिकागो बुल्स के कर्मचारी हो, लेकिन फिर भी वे अपना खुद का बिजनेस शुरू करके बी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। डॉक्टर ESB या E या I क्वाड्रेंट में हो सकता है, जो उसके संदर्भ पर निर्भर करता है। इसी तरह जेनिटर भी चारों क्वाड्रेंटों में हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग के पास सिर्फ एक संदर्भ होता है और वे एक से ज़्यादा संदर्भों के बारे में नहीं सीखना चाहते हैं। संदर्भ की सख्त दीवार वाले ये लोग अक्सर सबसे कड़ी मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा समय तक पसीना बहाते हैं और अंत में इनके पास सबसे कम पैसा होता है। आज के सूचना युग में यह अनिवार्य है कि हम सभी के पास एक से ज़्यादा संदर्भ हों और हम एक से ज़्यादा क्वाड्रेंट में हों। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप पाएंगे कि ज़्यादा ऊंचे स्तर पर बाहर निकलने की आपकी जो संभावनाएं हैं जो तो ज़्यादा आसान बन जाएगी और शायद ज़्यादा यथार्थवादी भी। दूसरे शब्दों में किम और मैं बेहद अमीर स्तर पर इसलिए बाहर निकल सकते हैं, इसलिए हम मूलतः बी क्वाड्रेंट में काम करते हैं। हजारों या लाखों लोगों के लिए काम करने के बजाय हम करोड़ों लोगों के लिए काम करते हैं। शायद उससे भी ज़्यादा यही हमारा बाहर निकलने की जो रणनीति है। रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग। रिच डैड सीरीज की तीसरी पुस्तक रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग में मैंने उद्यमी बनना सिखाने के अपने निर्णय के बारे में लिखा था। अपने सभी पुस्तकों में मैंने लिखा है कि मैं कितनी बार असफल हुआ हूँ और मुझे दोबारा संभलने के लिए क्या करना पड़ा है। मेरी राय में यह सफल होने का संदर्भ है। अगर आप गलती से डरते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो जा सकते हैं। और सफल होने के लिए किन साधनों की जरूरत है दोस्तों, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, एक पुस्तक ऑलरेडी आपको पढ़ा है, सफलता का साधन। जब इस पुस्तक को समझेंगे तो सफलता क्या है, उसकी परिभाषा कैसे सेट किया गया है, सफल बनने के लिए किन किन रहस्य की जरूरत होगा, यह सब चीज़ विस्तार से बताया गया है। और मेरा यकीन मानिए, जब उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे, पूरी सफलता का साधन, तो आप पहले जैसा नहीं रहेंगे। आपका जो नज़रिया है बिल्कुल बदल जाएगी। और ये सब चीज़ फाइनेंस का जो टर्म बताना है, ये सब चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आने लगेगा, क्योंकि जो जरूरी रिक्वायरमेंट है सफल होने की, उस सारे के सारे साधन उसमें विस्तार से और सही शब्दों में समझाया गया है, आसान शब्दों में बताया गया है। और मैं आपको और आसान बना के अपने भाषा में भी उसको जैसे जैसे बोल के बताते रहता हूँ। तो ये हैसियत है। तो जाइए उस पुस्तक को जरूर पढ़िए, प्लेलिस्ट में पुस्तक आपका इंतजार कर रहा है। यह सफल होने का संदर्भ है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं। मैं पुस्तक क्रमांक 3 का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि उस पुस्तक का दूसरा हिस्सा बिजनेस बनाने के बारे में है, जो सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा दौलतमंद बनाने वाली संपत्ति है। अगर आप बी क्वाड्रेंट का बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आप वह पुस्तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस अध्याय में मैं यह नहीं बताऊंगा कि यह संपत्ति कैसे बनानी है। इसके अलावा मैं नेटवर्क मार्केटिंग का समर्थन भी करता हूँ। द
बिजनेस स्कूल फॉर पीपल्स हु लाइक्स हेल्पिंग पीपल। यह छोटी और सरल पुस्तक मूलतः उस व्यक्ति के लिए है जो ई और एस क्वाड्रेंट से बाहर निकलकर बी क्वाड्रेंट में जाना चाहता है। यह पुस्तक और इसके साथ मिलने वाला ऑडियो टेप हर उस व्यक्ति का हौसला बढ़ाता है जो अपने संदर्भ को ई और एस क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट के बदलने के लिए अपने समय का निवेश करना चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया में सबसे अमीर लोग बी क्वाड्रेंट में ही होते हैं। यह पुस्तक और ऑडियो टेप स्पष्ट करते हैं कि जॉन डी रॉकफेलर और बिल गेट्स जैसे लोग ने नेटवर्क क्यों बनाया। यह पुस्तक और ऑडियो टेप अमीर डैडी के वाक्य से शुरू होते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क की तलाश करते हैं और बनाते हैं, बाकी सभी लोग नौकरी की तलाश करते हैं। अगर आप यह पुस्तक और ऑडियो कैसेट्स मंगवाना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट richdiet.com पर जाकर इसका ऑर्डर दे सकते हैं। और मैं दोस्त बोलूँगा कि richdiet.com पर जाकर ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ऑडियो टेप सुनना चाहते हैं वो यूट्यूब के फ्री में अवेलेबल है, और मैं यही आप लोगों से कहना, जब फ्री में अवेलेबल है तो उसका उपयोग समझिए। जीवन में जो भगवान फ्री में देते हैं ना, हम लोग उसी का कद्र नहीं करते हैं। जैसे हमारी जीवन हमें फ्री में मिलता है लेकिन इसका कद्र नहीं है। हमारा स्वास्थ्य हमें फ्री में मिला है लेकिन हम तब इसका कद्र करते हैं जब हम लोग का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये हवा, पानी, ऑक्सीजन, जितना सारा चीज़ है फ्री में मिला है। और कोरोना में तो आप लोग देख लिए किस तरीके से ऑक्सीजन का लाइन लग रहा था। तो जो चीज़ आपको फ्री में मिलता है उसका कद्र करना सीखिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए सीखिए, और उसका इस्तेमाल अपने जीवन को, खुद को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कीजिए। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपना संदर्भ और वास्तविकता का विस्तार कीजिए। पिछले साल एक दोस्त ने आकर मुझे कहा, मैंने 1999 में अपने म्यूचुअल फंड्स में 35% लाभ कमाया। मैंने उसे हार्दिक बधाई दी। जब उसने मुझसे पूछा कि मुझे कितने प्रतिशत लाभ हुआ तो मैंने कहा, मैं सचमुच नहीं जानता। यह बात नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं यह नहीं जानता था कि उसे यह कैसे बताऊँ कि मुझे लेने वाला लाभ सामान्य मापदंड में फिट नहीं बैठता है। हालांकि बड़ी अच्छी बात यह है कि मेरे दोस्त के म्यूचुअल फंड निवेशों में उसे 35% का लाभ हुआ है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत लाभ तो मिलियनों डॉलर था, जिसमें मेरे एक से भी पैसे का व्यक्तिगत निवेश नहीं था। पिछले अध्याय को याद करें जिसमें हमने पैसे के वेग पर बात की थी। मुझे उसके सवालों का जवाब देने में दिक्कत इसलिए हो रही थी क्योंकि मेरा पैसा तो पहले ही निकल चुका था और निवेश पर मुझे होने वाले लाभ तकनीकी रूप से असीमित थे। इसलिए मैंने अपने लाभ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया और 1999 के बाजार में मिली सफलता के लिए उसे बधाई दी। एक बार फिर यह बताने का मेरा उद्देश्य अपने परिणामों के बारे में डींगे हाँकना नहीं है। और दोस्तों, मैं भी जो आप लोगों को बताता हूँ उसका मेरा बड़बोलापन नहीं समझिएगा प्लीज। मैं तो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोलते रहता हूँ। मैं तो बस संदर्भ के अंतरों के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा दोस्त 35% लाभ पाकर खुश है, जबकि बिजनेस बनाने वाला व्यक्ति इतने कम लाभ से संतुष्ट नहीं होगा। मेरी राय में यह शक्ति संदर्भ के फर्क में होती है, वित्तीय दृष्टि से क्या संभव है। दरअसल इस बारे में ई और एस क्वाड्रेंट के व्यक्ति का अक्सर अलग दृष्टिकोण होता है। ई या एस क्वाड्रेंट का व्यक्ति आमतौर पर कड़ी मेहनत करने का इच्छुक होता रहता है। दरअसल खुद से कभी यह पूछता ही नहीं है कि वह जो पाना चाहता है उसे पाने के लिए और कोई तरीका है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग और इसके शैक्षणिक कार्यक्रमों की सिफारिश इसलिए करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मूलतः इनसे लोगों ने भिन्न दृष्टिकोण के प्रति अपने संदर्भ खोलने का मौका मिलता है। वैसे मेरे दोस्त का 35% लाभ मार्च 2000 के बाद नकारात्मक हो गया था। वह अब फेड चेयरमैन एलन ग्रीसमैन से खफा है और उम्मीद व प्रार्थना कर रहा है कि बाजार दोबारा उठ जाए। अगर बाजार नहीं उठता है तो हो सकता है कि उसे दोबारा नौकरी करना जाना पड़े। तो दोस्तों नमस्कार, आज यहीं तक। अगले चैनल में फिर आप लोगों से अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम। और जिस तरीके से आज चल रहा है जय श्री राम के नाम पे दंगा, उसके मैं सख्त शब्दों में निंदा करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री राम हमारे आराध्य हैं, हमारे पूर्वज हैं और उनके नाम को लेकर
जो मानसिकता अपने चरम पे पहुंच गए उसकी मैं पुरजोर विरोध करता हूं। तो जय श्री राम बोलना हमारी मौलिक अधिकार है, हमारा सब कुछ है। तो आप भी बोलिए मेरे साथ जय श्री राम, कमेंट करके मुझे बताइए। और अगली वीडियो ज़्यादा लोगों बी क्वाड्रेंट का बिजनेस क्यों नहीं बनाते ये देखेंगे। चलिए जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, बाय।